So welcome back guys to Ayurveda by Ishita. So here we are now going to study the 11th chapter दोषादि विज्ञानम अध्याय. Now firstly here is the nirukti of दोष दूष्य. So दुष्य धातु में अच प्रत्यय लगाकर दोष शब्द बनता है. दुष्य धातु में अच प्रत्यय लगाकर दोष धातु बनता है. और दुष का मतलब क्या होता है? वैकृति, मतलब कुछ गड़बड़ होना, इम्बैलेंस होना, जिसका अर्थ विकृत करने वाला होता है. तो दोष का अर्थ होता है जो विकृत करता है, जो इम्बैलेंस करता है. जो विकृत होते हैं उसे दूष्य कहते हैं. जो उन दोषों के द्वारा विकृत होते हैं उसे दूष्य कहते हैं. दुष्य धातु में यत् प्रत्यय लगाकर दूष्य शब्द बनता है. वो दुष्य धातु में अच प्रत्यय लगकर दोष बना था. यह दुष्य धातु में यत् प्रत्यय लगकर दूष्य बनता है. और इसका अर्थ क्या है? दूषण के योग्य, जिसकी जो दूष्य हो सके, जो वैकृत हो सके. फिर है प्राण का घटक होने के साथ जो प्रकृति तथा विकृति का कारण है वह दोष कहलाता है. मतलब कि ये प्राणों का घटक होता है, मतलब प्राणों का एक कंस्टिट्यूट होता है. क्या? दोष प्राण का कंस्टिट्यूट होते हैं और ये विकृत भी हो सकते हैं और प्राकृत भी हो सकते हैं. ठीक है. सो दोषों के प्राकृत कर्म, जैसे हमने बोला कि विकृत और प्राकृत दोनों तरह के होते हैं, तो इनके प्राकृत कर्म क्या होते हैं? इनके प्राकृत कर्म होते हैं दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य. पहले तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये अष्टांग हृदय के अनुसार है. दोष धातु मल मूलम सदा देहस्य के जो अपनी देह है वो इन तीन चीज़ों के मूल से बनी है. मतलब देह का जो रूट है वो कौन है? दोष धातु और मल. देन हमने दोषों के प्राकृत कर्म करने हैं, जैसे कि वायु, पित्त और कफ के श्लेष्म. सो पहले वायु आदि दोष, रस आदि धातु और परीश आदि मल को शरीर का मूल या प्रधान कारण बोला गया है, जो इस श्लोक का मीनिंग है. इनके अविकृत अवस्था, विकृत मतलब विकृत, इम्बैलेंस, अविकृत मतलब इम्बैलेंस ना होना, मतलब बैलेंस्ड अवस्था में लक्षणों की व्याख्या करेंगे कि जब बैलेंस स्टेट में रहते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं, तो ये कैसे होते हैं. वायु ये चल होती है, गमनशील होती है, मतलब ये मूवमेंट करती रहती है. उत्साह, सभी चेष्टाओं में उद्योग होता है कि जो भी अपनी बॉडी की सारी मूवमेंट्स होती हैं, चेष्टाएं होती है, उनको स्टार्ट कौन करता है? वायु करती है. उच्छ्वास, निश्वास. उच्छ्वास होता है ब्रीद इन, निश्वास होता है ब्रीद आउट. श्वास का निर्गम और श्वास का प्रवेश. फिर है चेष्टा, जो भी कार्य होते हैं अपने काया के, बॉडी के, अपने वाक, अपने जो वॉइस होती है, और मनोव्यापार, जो भी अपने मन के चेष्टाएं होती है, वो सब कौन करवाता है? वायु. फिर है वेग प्रवर्तन. वेग जो अपनी नेचुरल वेग होते हैं, अर्जिज होती हैं, जैसे खांसी होना, मूत्रपुरीश होना, ये सब का जो वेग प्रवर्तन कौन करवाता है? वायु करवाता है. मल मूत्र आदि प्रवृत्ति. फिर धातु नाम सम्यक गति. जो धातुएं हैं वो एक से आगे आगे दूसरी बनती हैं, रस से रक्त, रक्त से मांस, तो वो जो सम्यक गति है इनकी, वो कौन करवाता है? वायु करवाता है. अक्षा नाम पाटवाम. अक्ष किसके लिए यूज हुआ था? इंद्रियों के लिए. तो पाटवम मतलब कि इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण में समर्थ करता है. ये सभी किसके काम है? वायु के. क्या क्या थे? चल, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग प्रवर्तन करना, धातु का सम्यक गति करना. अक्षा नाम पाटवम, इसको आप इंद्रियों का विषय ग्रहण भी बोल सकते हो. फिर आगे पित्त के लक्षण. पित्त का हमें पता है, दाह करना, पाक करना, दर्शन करना, तेज जो इसमें होता है, शुद्ध त्रिट, प्यास और भूख लगना, रुचि, प्रभा, मेधा, धी, शौर्य, बल, ये सब जो हैं वो किसके गुण हैं? पित्त के गुण हैं. जो शौर्य होता है, कांति होती है शरीर की, वो सब कौन देता? सुकुमार्य, जो अपनी बॉडी के सारे बल वगैरह है वो सब कौन करता है? पित्त देता है. श्लेष्मा का काम क्या है? श्लेष्मा स्थिर होती है, स्निग्ध होती है, संधि बंद करवाती है. क्षमा मतलब सहन जो शक्ति होती है अपनी, पेशेंस और सहनशीलता होती है, वो कौन देता है? श्लेष्मा देती है. श्लेष्मा यानी कफ. फिर है अपना दोष धातु और मल शरीर के मूल जड़ हैं. ये वही श्लोक, दोष धातु मल मूला, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य.
ठीक है। जिस प्रकार वृक्षों की वृद्धि क्षय तथा आरोग्य ये उसकी मूल पर स्थित होते हैं। जो अपना वृक्ष है उसका जो सब कुछ है वो रूट्स पर डिपेंडेंट होता है। वैसे ही उसी प्रकार शरीर की वृद्धि क्षय तथा अनारोग्य का मूल कारण दोष धातु एवं मल होते हैं। समझ आया? जैसे कि वृक्ष का जो रूट्स है वो उसकी मेन कॉज होती हैं उसकी आरोग्य में, वैसे ही इसमें भी अपना इसमें अपने दोष धातु और मल इसका रूट होते हैं आरोग्य के, ठीक है। देन आगे अपनी वात। तो इन्होंने वात को विस्तार में बताया कि वात का क्या क्या सिस्टम होता है। सो फर्स्ट जो वायु होता है वो तंत्र यंत्र को धारण करता है। तंत्र क्या होता है और यंत्र क्या होता है? यंत्र अपनी बॉडी को बोला जाता है, जो बॉडी है उसको यंत्र बोलते हैं, और तंत्र होता है इसके ऑर्गन्स, जो इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इसको रन कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? तंत्र। तंत्र यंत्र को धारण कौन करता है? वायु करता है। तो वायु 5 प्रकार की होती है। ये वायु, पित्त और कफ सारे 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक बार इनके नाम पढ़ लीजिए। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। इस स्वरूप विविध ये क्या करते हैं? चेष्टाओं का प्रवर्तन करते हैं, जैसे हमने पहले किया। मन को नियंत्रण करते हैं, जो अपना मन है उसको कंट्रोल करते हैं। और प्रवर्तक होता है, मतलब उसको स्टार्ट करता है। जो भी हमारी मन की प्रवृत्ति होती है उसको प्रवर्तक का है, उसका स्टार्टिंग करता है। सभी यंत्रों को अपने अपने विषय तक लेके जाता है। विषय प्रतीति को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब देखो, जैसे हमने सेंस किया, सेंस जो अपने मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। तो वो बताया गया है कि जो अपने रिसेप्टर्स हैं वो विषयों का ग्रहण कर लेते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण कर लेती हैं, फिर उसके बाद जो विषय प्रतीति है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये दोनों ही काम कौन करता है? वात करता है। शरीर की सभी धातुओं का व्यूहन करता है, मतलब शरीर की जो सारी धातुएं हैं उनको उनकी प्रवृत्ति करता है, उनको पहुंचाता है अपने स्थान पर। फिर है सभी अवयवों को परस्पर संयुक्त करता है। संयुक्त मतलब जोड़ के रखना, कोऑर्डिनेट करना। तो सारे अवयव मतलब कि जो सारे ऑर्गन्स हैं अपनी बॉडी के, उनको जोड़ के रखता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। वाणी का प्रवर्तक होता है। वाणी के लिए उदान वायु थी, जो वाणी के लिए मेन होती है। फिर शब्द एवं स्पर्श की प्रकृति अर्थात कारण होता है। जो अब देखो वायु है, वायु के कारण ही शब्द आएंगे, और जो स्पर्श है, स्पर्श भी वायु के कारण होता है। फिर है श्रवण इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय का उपादान है। श्रवण इंद्रिय आकाश की थी और स्पर्शन इंद्रिय वायु की थी। आकाश और वायु का दोनों का काम कौन करती है? वायु करती है। ये मेन होती है इन दोनों के कामों में। शरीर में हर्ष और उत्साह को जन्म देता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अब देखो, आग में हवा डालते हैं हम, वो फूंक डालते हैं तो जठराग्नि प्रबल हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। वृद्ध पित्त और कफ का शोषण करती है। अगर बढ़ा हुआ पित्त है या बढ़ा हुआ कफ है तो उनको कम करेगी। मूत्र परीश आदि मलों को बाहर निकालती है। जो स्थूल और अणु छोटे छोटे स्रोतों से या बड़े स्रोतों से उनका भेदन करके उनमें प्रवेश करेगी, मतलब उन होल्स में मतलब जाके उनमें प्रवेश करेगी। गर्भ में शरीर आकृति को यही निर्मित करती है। जो गर्भ के ऑर्गन सारे बनते हैं वो कौन बनवाता है? वायु ही बनवाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर 5-6 भी याद आ गए तो पेपर में लिख सकते हैं, तो 5 नंबर तो मिल जाएंगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। यही सब चीज़ें हैं कि जठराग्नि को प्रबल करेगी, उत्साह करेगी, चेष्टाएँ कराएगी, धातु को अपने उसमें पहुँचाएगी, इंद्रियों को अपने विषय तक पहुँचाएगी। फिर मल की प्रवृत्ति करेगी, ये रहा, मूत्र प्रदेश को बाहर निकालेगी, और जो स्रोत होते हैं उनको खोल देगी, उनका भेदन करेगी और उनमें प्रवेश कर जाएगी। तो यही मेन पॉइंट्स है वात के। देन इसका अब इसको मॉडर्न पर्सपेक्टिव से कोरिलेट किया हुआ है। जैसे कि आधुनिक दृष्टि से वात का प्राकृत कर्म नाड़ी संस्थान एवं इंद्रिय व्यापार। जो अपना नाड़ी संस्थान हमने नर्वस सिस्टम है, इंद्रिय व्यापार क्या होता है? स्पेशल सेंसेस के समान कहा गया है। जैसे मैंने बताया था कि जो अपनी स्पेशल सेंसेस है वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम में चला जाता है, ठीक है, बाय मोटर न्यूरॉन्स।
तो ये जो सारा प्रोसेस है वो कौन करता है, वात करता है, वायु करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या कोरिलेशन हुई है कि फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस आर रिलेटेड कोरिलेटेड टू वात। कैन बी, ठीक है, तो इसमें कैन बी मे बी वर्ड्स का यूज़ होता है क्योंकि हम एग्जैक्ट किसी भी चीज़ से वो नहीं कर सकते। आचार्यों ने अपनी अलग सोच से बताया था और मॉडर्न में अलग होता है थिंकिंग। फिर है पित्त। तो पित्त के कर्म बताए हैं, प्राकृत पित्त के क्या कर्म होते हैं तो देख लेते हैं। वही हम दर्शन, पाचन, ऊष्मा, भूख, प्यास, शरीर में कोमलता, कांति, मन की प्रसन्नता, मेधा, मेधा मतलब कि इंटेलेक्ट, तो ये सब किसके काम होते हैं, पित्त के काम होते हैं। ओके, सो देन क्या आ गया, पित्त अपनी स्रावों में गति करता है, जो कांति देता है, अन्न की रुचि देता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। पित्त का काम ही होता है अग्नि को प्रदीप्त करना। फिर जो आधुनिक मत के अनुसार इसको किससे कोरिलेट करेंगे, एंजाइम्स और हार्मोन्स से। जैसे हम पित्त को बोलते हैं कि ये जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, अन्न में रुचि करता है, दाह जलन करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपना हार्मोन्स और एंजाइम्स का काम होता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो हम इसको कोरिलेट करते हैं विद एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो पाचक रस होते हैं। तो पाचक रस हम एंजाइम्स को ही बोलते हैं। देन आ गया कफ के प्राकृत कर्म। कफ के प्राकृत कर्म क्या थे, स्निग्धता करना, स्थिरता करना, संधियों को जोड़ के रखना, दृढ़ बनाना, गुरुता, मैथुन शक्ति, बल, ये सब किस में आएगा, क्षमा, धैर्य, अलोभ, ये सब आता है कफ में। जो धैर्य, पेशेंस वगैरह होती है, क्षमा, सहन करने की शक्ति होती है, वो सब किस में आता है, कफ में आता है। फिर अंगों में जो स्निग्धता होती है, संधियों की स्थिरता होती है, बल समर्थ होता है, वो सब कुछ कफ में आ जाता है। फिर मॉडर्न, अब मॉडर्न के अनुसार हम कफ को किससे रिलेट कर सकते हैं, जो अपना जल होता है, उदक कर्म, उदक हम बोलते हैं जल को, जो सारे जल के काम होते हैं, म्यूकस के काम होते हैं, वो सारे हम कफ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन आ गया, अब हम पढ़ेंगे कि जो रसादी धातु है उनके प्राकृत कर्म क्या होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, दोषों के प्राकृत कर्म क्या थे। ये जो अपना चैप्टर है ना, दोष आदि विज्ञानियम, तो दोष आदि का मतलब क्या था, दोष, धातु और मल। दोष आदि विज्ञानियम, दोष, धातु और मल की बात करेंगे इसमें। तो पहले हमने दोष के प्राकृत कर्म किए, अब हम धातुओं के प्राकृत कर्म करेंगे, फिर इनके वृद्धिशय भी करेंगे, मल का भी करना है अभी। तो पहले आ गया रस आदि धातुओं के प्राकृत कर्म। तो ये वाला श्लोक अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, इजी है। प्रीणनम जीवनम तोय धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठम करम क्रमात् स्मृतम। इसका मतलब क्या है कि जो अपनी सारी धातुएं होती है ना, रस आदि सप्त धातुएं हैं, उनका जो प्रीणनम आदि जो कर्म होते हैं, प्रीणनम जीवनम मतलब कि पूर्ति करना और जीवन प्रदान करना, ये सब जो तृप्ति करना, ये सब जो धातुओं के कार्य होते हैं। गर्भ उत्पादश्च धातु नाम, जो गर्भ उत्पत्ति होता है ना, वो धातुओं का सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है, क्रमात् स्मृतम, इनको क्रम से होता है। जैसे कि जो रस है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती है ना अपनी। तो रस का काम क्या होता है, प्रीणनम तर्पण करना। जो रस क्या होता है यार, तृप्ति करता है ना, धातु की पुष्टि करता है। रक्त क्या करेगा, रक्त ब्लड, तो वो अपनी बॉडी का जीवन देगा। और ओजो वृद्धिकर होता है कि ओज की वृद्धि करेगा। रक्त जीवन देगा, तर्पण प्रीणनम करेगा, तर्पण करेगा, रक्त जीवन देगा। जो मांस है, मांस लेप की तरह होता है कि वो अपनी पूरी बॉडी को बांध के रखता है, लेप की तरह। जैसे मिट्टी को लेप करके रखते हैं, वैसे ही अस्थियों का लेप क्या है, मांस है। तो फिर आ गया मेद। मेद अपनी बॉडी में स्नेह होता है, ठीक है, सारी नेत्र आदि की स्निग्धता करता है, शरीर की स्निग्धता करता है। अस्थि क्या करता है, अस्थि अपने शरीर को धारण करता है, उसका ढांचा तैयार करता है, उसको धारण करता है। मज्जा क्या करता है, मज्जा अस्थियों को पूर्ण करता है, अस्थियों में प्रेजेंट होता है ना, तो वो अस्थियों का पूर्ण करता है, अस्थियों को भरता है। शुक्र का काम क्या होता है, गर्भोत्पत्ति, और गर्भोत्पत्ति को तो मेन काम माना जाता है। गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठम करम क्रमात् स्मृतम, तो इनका ये क्रम से इनके कर्म होते हैं। जैसे इस टेबल में भी लिखा है, इसीलिए याद कर सकते हैं। रस का क्या होता है, तुष्टि करना, प्रीणनम करना, रक्त पुष्टि करना। रक्त पुष्टि क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो रस है उसी से रक्त बनती है, रक्त से मांस धातु बनती है, मांस से मेद धातु बनती है। तो इन सब में हम ये भी लिख सकते हैं, रक्त पुष्टि, मांस पुष्टि, मेद पुष्टि, इसमें अस्थियों की पुष्टि लिखी होगी, तो ये भी सही है। जो शुक्र होता है वो ओज बढ़ाता है ना।
रक्त का काम क्या था? जीवन प्रदान करना। वर्ण प्रदान भी करता है, ये बॉडी को रंग भी तो देता है ना रक्त। फिर मांस क्या होता है? शरीर और मेद धातु की पुष्टि करता है। मांस शरीर की पुष्टि करता है। मेद स्नेह देता था, स्वेदन देता था, दृढ़ता करता था, अस्थियों की पुष्टि करता था। अस्थि धातु क्या करती थी? देह को धारण करती है और मज्जा की पुष्टि तो करेगी। मज्जा धातु क्या करती है? प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र पुष्टि, अस्थि पूरण, ये सब करेगी। स्नेह बल देगी, है ना। शुक्र धातु क्या करेगी? धैर्य, वीर्य, च्युति, स्त्रियों में स्नेह, देह बल, हर्ष, गर्भ उत्पादन, ये सब हमने क्रिया शरीर में पढ़े हुए हैं शुक्र के गुण, तो वो वाले भी हम लिख सकते हैं। धैर्य, च्यवनम, बीज उत्पादश, गर्भोत्पादन, हर्ष, बल, ये सब हमने पढ़े हुए हैं, तो ये सारे शुक्र के काम होते हैं। अब आ गए मलों के प्राकृत कर्म। हमने दोषों के प्राकृत कर्म कर लिए हैं, धातु के प्राकृत कर्म कर लिए हैं, अब आ गए मलों के प्राकृत कर्म। इसका भी श्लोक याद कर सकते हैं अगर हो सकता है तो। जैसे अवष्टभ्य पुरीशस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम स्वेदस्य क्लेद विधृति। बहुत इजी सा श्लोक है। अवष्टभ्य क्या होता है कि बल की रक्षा करता है। कौन? पुरीश। पुरीश अपने बल की रक्षा करता है। जैसे बोला जाता है ना, जो राजक्षमा का पेशेंट है उसको उसके पुरीश की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बल है ना अपना, वो पुरीश में होता है, तो पुरीश ही बल प्रदान करता है, बल की रक्षा करता है, तो उसके पुरीश की रक्षा की जाती है ताकि उसका बल बच सके। अवष्टभ्य पुरीशस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम। मूत्र का काम क्या होता है? जो अपनी बॉडी का सारा क्लेद है, टॉक्सिन्स होते हैं, क्लेद, स्नेह, उसको बाहर निकालता है। मूत्रस्य क्लेद वाहनम। स्वेदस्य क्लेद विधृति। जो स्वेद होता है, स्वेद क्या करेगा? क्लेद विधृति करेगा। विधृति मतलब उसको बचा के रखेगा, अपने पास रखेगा। कैसे? कीप मॉइस्ट, अपनी स्किन को मॉइस्ट करता है। ठीक है, स्वेद का काम क्या होता है? स्किन को मॉइस्ट करना। पुरीश का काम क्या होता है? अवष्टभ्य मतलब कि जो बल होता है उसको, उसकी रक्षा करनी। अब इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पुरीश का प्रधान कर्म अवष्टभ्य देह धारण शक्ति होता है। अवष्टभ क्या होता है? देह धारण करना। पुरीश का प्रधान कर्म क्या होता है? अन्न का जो क्लेद होता है उसको बाह्य गमन करना। बाह्य गमन मतलब बाहर निकालना बॉडी से। देन आ गया स्वेद। स्वेद का कर्म क्या होता है? क्लेद विधारण श्रेष्ठम। विधारण मतलब कि उसको बचा के रखना, अपने पास रखना, तो स्वेद का कर्म हो गया क्लेद विधारण। देन जैसे मैंने राजक्षमा की एग्जांपल दी थी, राजक्षमा चिकित्सा में चरक ने क्या बोला है कि यक्षमा के पुरीश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण धातुओं के क्षय हो जाने पर राजक्षमा रोगियों का बल पुरीश के ही बल पर आश्रित रहता है। तो उनका जो बल होता है वो पुरीश के बल पर आश्रित होता है। जो पुरीश होता है वही अपने बल को बचा के रख सकता है। इससे पुरीश के अवष्टभन कर्ण की व्याख्या समझनी चाहिए, मतलब यही इसका व्याख्या समझनी चाहिए। इसका मतलब यही समझना चाहिए कि पुरीश को बचाया जाएगा तो ही उनका बल बच पाएगा। किसमें? राजक्षमा के पेशेंट में। देन अब जैसे अब हमने इनके प्राकृत कर्म पढ़ लिए सबके, कि अब ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो जब विकृत होते हैं तो विकृति में क्या होता है? या तो उनकी वृद्धि होगी या उनका क्षय होगा, यही उनकी विकृति होती है। तो पहले एक एक करके तीनों दोषों का वृद्धि, फिर सारे धातुओं की वृद्धि, फिर सारे मलों की वृद्धि पढ़ेंगे, फिर जो अपने दोष, धातु और मल है उनका क्षय पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकृति पढ़ ले, अब विकृति पढ़नी है। इनके श्लोक याद हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनके से आपको श्लोक याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो प्राकृत कर्म वाले श्लोक तो पक्का याद कर लेने हैं, ये फिर भी चलो चल जाएंगे। वैसे ये श्लोक ना उसमें क्रिया शरीर में भी पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग श्लोक दे रखे हैं, चरक के, सुश्रुत के, अष्टांग हृदय के। तो अगर हो सकता है तो अभी के लिए अष्टांग हृदय के श्लोक याद कर लीजिए, उससे आपको इस बुक में भी इजी हो जाएगा। अष्टांग में भी अगर कोई टॉपिक आता है तो उसमें भी श्लोक लिख सकते हैं, और क्रिया शरीर में भी कोई टॉपिक आता है तो उसमें भी लिखा जाएगा। तो जैसे पहला श्लोक है वात का, वृद्धस्तु कुरुते अनिलः। अगर उसका वृद्धि हो जाती है, कुरुते अनिलः। अनिल किसको बोलते हैं? वात को। तो अनिल का काम क्या होता है अगर वो बढ़ जाती है? काश्य कार्शन्य उष्ण कामत्व कंपन आह शकृत ग्रहान।
तो इसका मतलब क्या है, कार्श्य कार्शन्य। कार्श्य क्या होता है, कृष्ण करना, कार्शन्य कृष्ण वर्ण हो जाता है, मतलब कि सांवला वर्ण हो जाता है कार्शन्य से। फोकस, ओके। काश्य कार्शन्य उष्ण कामत्वम, उष्ण काम मतलब कि ऊष्मा की कामना होती है, गर्मी हमें चाहिए होती है उस टाइम पे, कंपन, शरीर में कंपन होता है। देन अनाह, अनाह क्या होता है, जो अपनी डिटेंशन नहीं हो जाती इंटेस्टाइन की, आंतरिक गति का अवरोध हो जाता है, ठीक है। अनाह फिर है शकृत ग्रहान, शकृत ग्रह हो जाता है कि मतलब जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पुरेश बंद हो जाता है। फिर है बल निद्र इंद्रिय भ्रमश प्रलाप भ्रमदीनता, जो अपना बल है, बल का भ्रमश हो जाता है, निद्रा का भ्रमश हो जाता है, इंद्रियों का भ्रमश हो जाता है। भ्रमश मतलब कि कमी होनी, जो बल होता है वो कम हो जाता है, निद्रा कम हो जाती है, इंद्रियों को जो इंद्रियों में विकृति हो जाती है, इंद्रियां अपना काम ढंग से नहीं कर पाती। प्रलाप होता है, प्रलाप का मतलब क्या होता है, आलतू फालतू बोलना, जिसका काम नहीं है वो बोलते रहना। फिर है भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना। और दीनता, दीनता का मतलब होता है ग्लानि, ग्लानि मतलब कि वीकनेस होनी बहुत ज़्यादा। तो वात के क्या क्या, वात वृद्धि के क्या लक्षण आए, कार्श्य कार्शन्य उष्ण कामत्वम, कार्श्य कृष्णता आ जाती है, कार्शन्यम अपना कृष्ण वर्ण हो जाता है, काला वर्ण होने लग जाता है, डार्कनेस हो जाती है अपनी स्किन की। उष्ण कामत्व, अब जैसे वात का प्राकृत कर्म क्या होता है, शीत, तो अगर वात की वृद्धि होगी तो ठंड लगेगी, तो उष्ण कामिता होगी, कंपन हो जाएगा बॉडी में, कांपेगी बॉडी। अनाह, अनाह क्या होता है, गति रुक जाएगी, इंटेस्टाइन की गति कम पड़ जाएगी, गति कम पड़ेगी तो कॉन्स्टिपेशन तो होगी। शकृत ग्रहान, फिर बल निद्रा इंद्रिय इन सब में कमी आ जाएगी, बल कम हो जाएगा, निद्रा भी कम हो जाएगी, बहुत कम नींद आएगी, और इंद्रियों का भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, इंद्रियों की भी विकृति हो जाएगी। प्रलाप कुछ आलतू फालतू बोलते रहना, भ्रम चक्कर आना, दीनता वीकनेस होगी, ठीक है। देन आगे पित्त वृद्धि के लक्षण, पित्त वृद्धि होगा, पित्त की वृद्धि होगी तो उसके क्या लक्षण आएंगे, पित्त विन्न मूत्र नेत्र त्वक श्रोत्रिंग दाह अल्प निद्रता पित्तम। तो इसमें क्या होगा, जो अपना विन्न मूत्र और नेत्र है, नेत्र त्वक है, ये चारों चीज़ें क्या हो जाएंगी, पीत हो जाएगी। मल मूत्र नेत्र त्वक इन सब में पीतता आ जाएगी, येलोनेस आ जाएगी अगर पित्त की वृद्धि होगी तो, ठीक है। शूतरिंग, शूतरिंग शुद्ध क्या होता है, भूख लगना, त्रिट क्या होता है, प्यास लगना, तो अगर पित्त की वृद्धि होगी तो भूख प्यास भी ज़्यादा बढ़ेगी। दाह, दाह तो पित्त का वैसे ही प्राकृतिक कर्म होता है, संताप बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ा देगा, जलन करेगा बॉडी। अल्प निद्रता, नींद कम हो जाएगी, तो नींद किस किस में कम हुई, वात और पित्त दोनों में नींद की वृद्धि बोला मैंने क्या, वात और पित्त की वृद्धि में जो नींद है वो कम हो जाएगी, पित्त में तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो पित्त के कर्म देख लेते हैं। श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसेक आलस्य गौरवम, श्वैत्य शैत्य शलथ अंगत्वम, श्वास कास अति निद्रता। इसका मतलब क्या है कि जो कफ है, कफ का काम क्या होता है, स्थिरता लाना, श्लेष्मा करना, ठीक है। तो क्या है, आलस्य भी लाएगा ये, निद्रा भी इस अधिक आएगी, श्वास कास होगा, क्या है देखते हैं। श्लेष्मा मतलब कि बॉडी में श्लेष्मा का मतलब कफ बोला गया था इधर। अग्नि सदन, सदन मतलब अग्नि को कम कर देता है, अग्नि मांद्य हो जाती है इससे। प्रसेक क्या होता है, प्रसेक मतलब कि लाला स्राव, सलाइवा फॉर्मेशन बढ़ जाती है, कफ की वृद्धि होगी तो सलाइवा ज़्यादा बनेगा, प्रसेक। आलस्य क्या होता है अपना वही अनुत्साह, लेजीनेस। गौरव अंगों में भारीपन हो जाएगा, ठीक है, कफ बढ़ेगा तो अंग तो भारी होंगे, हैवीनेस लगेगी। श्वैत्य शैत्य, श्वैत्य होता है श्वेत, श्वेत रंग मतलब वाइट कलर, वर्ण उसका शुक्ल हो जाएगा, वाइटनेस आएगी बॉडी में। शैत्य, शैत्य होता है शीतलता, मतलब बॉडी ठंडी होने लग जाएगी, ठीक है। शलथ अंगत्वम, अंग जो होता है वो शलत हो जाएंगी, लूजनेस आ जाएगी अंगों में, सारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं, वहाँ पे शलत हो जाएंगी वो, ठीक है। फिर श्वास कास हो जाएगा, रेस्पिरेटरी थोड़ी डिसऑर्डर्स होंगी, कास खांसी होगी। अति निद्रता, इसमें नींद अधिक आएगी, कफ वृद्धि का लक्षण होता है अति निद्रता। हैवीनेस, आलस्य, लालसा बढ़ना, अग्नि का मंदे होना, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। पित्त के मेन क्या थे, भूख प्यास का बढ़ना, अंगों की पीतता, येलोनेस होने, दाह बढ़ना और निद्रा कम होनी।
वात वृद्धि का मेन जो होते हैं, एक तो वीकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, ग्लानि आएगी, कृष्णता होगी, बॉडी वीक हो जाएगी, सूख जाएगी बॉडी। फिर इसमें था उष्णकामिता, बहुत ज़्यादा मेन है, उष्णकामिता होगी, कंपन होगा और निद्रा का नाश होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी वात वृद्धि में। ये इनके मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने। ये पूरे आयुर्वेदा में काम आएंगे। देन है धातुओं की वृद्धि, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक का जो मैंने पढ़ाया है वो एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके, और अगर श्लोक याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनके दोषों के वैसे श्लोक याद कर ही लेने चाहिए, इजी है, और ये उसमें क्रिया शरीर में भी हमें काम आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।